हेलो दोस्तों, मैं विजय सावनेर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन लवर स्टडी में। दोस्तों, आप जैसा कि जानते हैं कि हमने मध्य प्रदेश के लगभग 200 क्वेश्चन को कवर अप कराने के लिए एक सीरीज चालू की है, जिसमें कि 4 वीडियो बनेंगे, जिसके यह दूसरा वीडियो है। इसके बाद 2 वीडियो और बनेंगे 50-50 क्वेश्चन के। इन 200 क्वेश्चनों को आप एक बार देख लीजिए ध्यान से। लगभग MPGK के हर टॉपिक से महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को इसमें शामिल किया गया है। ये क्वेश्चन आपको पसंद आते हैं, हमारा वीडियो आपको पसंद आता है, हमारी मेहनत आपको पसंद आती है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए तथा कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और हमारे चैनल के बारे में बताइए ताकि उनका भी थोड़ा फ़ायदा हो सके। साथ ही एक बात और बोलना चाहूँगा कि जो मध्य प्रदेश कांस्टेबल की एग्ज़ाम चल रही है, उसमें मध्य प्रदेश GK से नॉर्मली वे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो आज तक पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना है, और इम्पोर्टेंट फैक्ट से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वन लाइनर के तहत। तो ये वीडियो उन्हीं क्वेश्चनों पर आधारित है। इन वीडियो में उन्हीं क्वेश्चनों को शामिल किया गया है जो कि अब तक परीक्षाओं के फेवरेट रहे हैं, पूछे गए हैं और पूछे जाने की पूर्ण संभावना है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुरू करते हैं आज का है महत्वपूर्ण वीडियो। पहला प्रश्न दिया है 51 नंबर का, 50 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, ये 51 से 100 तक चलेंगे। तो पहला प्रश्न दिया है कि पेंच, बावनथड़ी और बाघ परियोजना किन 2 राज्यों के मध्य स्थित है। तो पेंच, बावनथड़ी तथा बाघ परियोजना जो है, ये बांध परियोजनाएं हैं जो कि मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। साथ ही यदि चंबल घाटी की बात की जाए तो चंबल घाटी परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है हलाली नहर जो कि बेतवा नदी पर स्थित है, किन जिलों को लाभान्वित करती है, लाभ पहुंचाती है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हलाली नहर पहले तो किस नदी पर है, तो ये बेतवा नदी पर है। साथ ही किन जिलों को इससे लाभ होता है, तो विदिशा और रायसेन 2 ऐसे ज़िले हैं जिनसे हलाली नहर होकर गुजरती है और यहाँ के जो निवासी हैं, किसान हैं, उनको इससे फ़ायदा मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 53, बावनथड़ी परियोजना किस जिले में स्थित है। तो बावनथड़ी योजना, ये परियोजना किन जिलों में स्थित है, तो ये स्थित है शहडोल के देवलोन ग्राम है, इस ग्राम में स्थित है। साथ ही यदि पेज की बात की जाए तो छिंदवाड़ा और बरगी परियोजना है 1971 में जबलपुर की। अगला देखते हैं। अगला है राजगढ़ परियोजना कहाँ की है, तो 1972 में बेतवा नदी पर बनी हुई है। थावर परियोजना की बात की जाए तो ये मंडला जिले में है। अगला प्रश्न है विश्व में टाइगर प्रोजेक्ट के जन्मदाता किसे माना जाता है। तो विश्व में यानी पूरी दुनिया में टाइगरों के संरक्षण के लिए जो टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, उसका जन्मदाता किसे माना जाता है। तो वो माना जाता है गेनी मैनफोर्ड को, जो कि 1973 में एक टाइगर प्रोजेक्ट लाए जिसके तहत बाघों का संरक्षण किया जाता है। साथ ही यदि पूछा जाए कि भारत में बाघों का संरक्षण हेतु टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत या उनके जन्मदाता कौन माने जाते हैं, तो कैलाश सांखला जी हैं, जिनको ये श्रेय मिलता है कि इन्होंने मध्य प्रदेश में बाघों के संरक्षण के लिए ये योजना शुरू की। साथ ही इसके तहत मध्य प्रदेश में बाघों को लगभग 526 बाघ वर्तमान में मध्य प्रदेश में स्थित हैं और 526 बाघों को लेकर मध्य प्रदेश टॉप पर बना हुआ है। साथ ही इसके बाद कर्नाटक आता है जिसमें कि 524 लगभग बाघ हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है 55, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है और हो सकता है आपके एग्जाम में भी पूछा जाए। तो ये दिया है कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो यदि बात की जाए राष्ट्रीय उद्यानों की, तो मध्य प्रदेश देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यानों में टॉप पर आने वाला राज्य है, जिसमें लगभग 12 राष्ट्रीय उद्यान तथा 31 से 32 वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। यदि वन्यजीव अभ्यारण्य की बात की जाए तो सबसे अधिक वन्यजीव अभ्यारण्य के मामले में आता है अंडमान और निकोबार। यदि बात की जाए सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यान की, तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वाला जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है कान्हा-किसली, जो कि मंडला जिले में स्थित है। साथ ही 940 किलोमीटर वर्ग में फैला हुआ है। एक्स्ट्रा फैक्ट की बात की जाए तो कान्हा-किसली लगभग 1933 में एक राष्ट्रीय अभ्यारण्य के रूप में बना था।
साथ ही इसे 1955 में एक राष्ट्रीय उद्यान की मान्यता प्राप्त हो गई। इसके बाद इसे लगभग 1973 यानी 1973 में 74 में इसे टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल कर लिया गया और टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल होने वाला मध्य प्रदेश का ये पहला और सबसे पुराना और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। साथ ही यदि बात की जाए कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है यानी नेशनल पार्क कौन सा है, तो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि डिंडोरी में स्थित है। साथ ही इसके वर्ग किलोमीटर, इसके क्षेत्रफल की बात की जाए तो 0.27 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है 56 मध्य प्रदेश के सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है, तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा मध्य प्रदेश में वन्यजीव अभ्यारण्य पूछा गया है तो हम बता देंगे कि नौरादोही अभ्यारण्य एकमात्र ऐसा अभ्यारण्य है जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा लगभग 1200 वर्ग किलोमीटर में, पर एग्जैक्ट डाटा है इसका 1194.67 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, सागर में स्थित है वर्तमान में। यदि बात की जाए सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, तो ये है रालामंडल। ये 2.34 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। साथ ही ये किस शहर में स्थित है, तो इंदौर में स्थित है रालामंडल। एक और क्वेश्चन बना जाता है कि ऐसा कौन सा एक अभ्यारण्य जो कि टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल है, तो 2010 में से शामिल किया गया था। रातापानी एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय अभ्यारण्य है जो कि रायसेन जिले में स्थित है और टाइगर प्रोजेक्ट में से शामिल किया गया वो 2010 में। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल कितने राष्ट्रीय उद्यान तथा अभ्यारण्य स्थित है, तो अभी हमने बात की थी इसके लिए। तो टाइगर प्रोजेक्ट की बात की जाए तो टाइगर प्रोजेक्ट में लगभग 6 राष्ट्रीय उद्यान साथ ही एक अभ्यारण्य स्थित है। लगभग टोटल 7 राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्यों को शामिल किया गया है। पहले इनको देख लेते हैं कि कब कब किस क्रम से इन्हें शामिल किया गया। तो पहला है कान्हा किसली, मंडला जिले में स्थित है और टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल होने वाला मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान यही है। कब किया गया था, 1974 में। यदि बात की जाए बांधवगढ़ की, तो बांधवगढ़ उमरिया में है। ये भी एक राष्ट्रीय उद्यान है जो कि 1993 में बाघ परियोजना यानी टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल कर लिया गया। इसके लिए ट्रिक से याद कर सकते हैं, बांधवगढ़ बांधोगे तो उमरिया बीत जाएगी पर छूट नहीं पाएंगे, और उमरिया से ऊ 3 जैसा दिख रहा है इसलिए उसे 1993 में से शामिल किया गया। अगला है पेंच लड़े 2 आगे खड़े सिवनी में मिले। इस प्रकार से याद कर सकते हैं, पेंच सिवनी 2 आगे खड़े अर्थात 92। 1992 में इसे टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया और ये पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो कि सिवनी में स्थित है, यहीं पर मोगली लैंड भी स्थित है। अगला देखते हैं। अगला है पन्ना जो कि छतरपुर और पन्ना जिले में फैला हुआ है। प से पन्ना और प से 95 से 1994-95 में टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल कर लिया गया। अगला है सतपुड़ा। 7 पूड़ी खाकर होश उड़ जाएंगे और बोलेंगे हम नो 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 नो, अर्थात सतपुड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क है होशंगाबाद जिले में स्थित है। साथ ही 1999 में इसे टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल कर लिया गया। अगला है छठा संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान जो कि सीधी जिले में स्थित है। संजय से मिलना है तो सीधे जाओ ठाठ से अर्थात 8। 2008 में इसे शामिल किया गया टाइगर प्रोजेक्ट में। आखिरी है 7वां राष्ट्रीय अभ्यारण्य जो कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि रायसेन जिले में स्थित है, और इसकी अभी बात की थी हमने 2010 में इसे राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभ्यारण्य है जो कि टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। एकमात्र राष्ट्रीय अभ्यारण्य है वन्यजीव अभ्यारण्य जिसे टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। और टाइगर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में शुरू कब हुआ था, 1973 में। किसने किया था ये भी याद रखिए। अगला है 58वां प्रश्न, किस राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक कृष्ण मृग पाए जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है कि सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें सबसे अधिक मात्रा में कृष्ण मृग पाए जाते हैं। यदि बात की जाए राष्ट्रीय उद्यान सतपुड़ा की, तो सतपुड़ा कब स्टेब्लिश्ड हुआ था, मतलब राष्ट्रीय उद्यान के रूप में कब बनाया गया था, तो इसे मान्यता प्राप्त हुई थी 1883 में। पन्ना 1983 में और पन्ना 1981 में। सर्वाधिक बाघों के लिए जाना जाता है ये सर्वाधिक बाघों के लिए कान्हा किसली तथा सतपुड़ा को सर्वाधिक कृष्ण मृगों के लिए जाना जाता है। यदि बात की जाए सर्वाधिक बाघ घनत्व किस राष्ट्रीय उद्यान का है, तो बांधवगढ़। इसमें 8 किलोमीटर प्रति वर्ग में एक बाघ पाया जाता है। साथ ही घनत्व के मामले में बांधवगढ़ टॉप पर आता है। बांधवगढ़ और कान्हा किसली को लेकर एक सड़क परियोजना चलाई जा रही है जिसमें बांधवगढ़ और जो कान्हा किसली इसे सड़क मार्ग से जोड़ा जाएगा। इसके लिए जंगल गलियारा योजना को शुरू किया गया है।
यदि राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्यों को मिलाकर देखा जाए कि सबसे ज़्यादा पशु कौन सा पाया जाता है, तो चीतल पशु है जो कि सभी में कॉमन पाया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एकमात्र हवाई पट्टी वाला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? इसको पहले भी बता चुके हम, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि जिसमें हवाई पट्टी स्थित है, अर्थात आप अपना एरोप्लेन जो हवाई जहाज है आप यहाँ पर अपना ले जाकर लैंड करवा सकते हैं या प्राइवेट जेट ले जाकर लैंड करवा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हवाई पट्टी मौजूद है। साथ ही एक्स्ट्रा फैक्ट की बात की जाए तो कान्हा किसली में हालो तथा बंजर घाटी है, ये दो घाटी फेमस है। साथ ही सनसेट पॉइंट भी कान्हा किसली में स्थित है। यदि और एक्स्ट्रा फैक्ट की बात की जाए तो बुरसिंह द बारहसिंगा अपना मस्कट जारी करने वाला एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली है, जिसके डिजाइन करता रोहन चक्रवर्ती है। अगला है इंटरप्रिटेशन पार्क, इसी में शुरू की गई है यूएसए की मदद से। साथ ही गाइड, जो कि गाइड रहते हैं यहाँ पर, गाइड का काम कौन करती है? गौंड महिलाएं करती हैं यहाँ पर गाइड का काम। अगला है बांधवगढ़ तथा कान्हा किसली को जंगल गलियारा योजना से जोड़ा जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है प्रश्न क्रमांक 60, जो कि है, किस राष्ट्रीय उद्यान में जंगली भैंसों का संरक्षण करने के लिए गगौ उद्यान बनाने का प्रस्ताव पास किया गया? तो ये एकमात्र है जो कि पन्ना है, जिसमें कि गगौ राष्ट्रीय अभ्यारण्य खोला जाएगा। इसमें कि किस जानवर का संरक्षण किया जाएगा? तो भैंसों का संरक्षण किया जाएगा। साथ ही यदि बात की जाए मध्य प्रदेश का तीसरा बायोस्फीयर रिजर्व भी पन्ना को घोषित किया गया है। इससे पहले दो और बन चुके हैं, जो कि पंचमढ़ी बना था 2009 में और अचानकमार बना था लगभग 1999 में, और पन्ना बना था 2011 में। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है 61वां, किस राष्ट्रीय उद्यान में जॉर्ज कैसल भवन स्थित है? साथ ही सांख्य राज्य झील, जो सांख्य झील है वो स्थित है। तो जॉर्ज कैसल भवन और सांख्य झील के बारे में बहुत बार पूछा जाता है। माधव राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें कि ये दोनों चीज़ें मौजूद है। साथ ही राष्ट्रीय उद्यान जो कि माधव है शिवपुरी में स्थित है, 1958 में इसे बनाया गया था। साथ ही इसमें NH3 जो सबसे बड़ा राजमार्ग है NH3 वो इस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरता है, या इसी राष्ट्रीय उद्यान, ये जो राष्ट्रीय उद्यान है NH3 पर स्थित है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, किस राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी कर दिया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान है जो कि सिवनी में 1975 में स्टेब्लिश्ड हुआ, इसे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में बनाया गया, मान्यता प्राप्त हुई 1975 में। यहीं पर मोगली लैंड स्थित है और NH7 पर ये स्थित है। यदि बात की जाए द जंगल बुक की, तो जो रुडयार्ड किपलिंग ने बुक लिखी थी द जंगल बुक, इसी जंगल से या वन से, इस राष्ट्रीय उद्यान से प्रोत्साहित होकर लिखी थी, और कहीं ना कहीं ये स्टोरी इस जंगल से रिलेट करती है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किन दो अभ्यारण्यों में सोन चिड़ैया का संरक्षण किया जा रहा है? तो सोन चिड़ैया अर्थात सोन चिड़िया का संरक्षण किस दो राष्ट्रीय उद्यानों में किया जा रहा है? तो ये अभ्यारण्य है दो, जो कि घाटी गांव और करेरा है। घाटी गांव से ग्वालियर और करेरा से शिवपुरी, इन दोनों राष्ट्रीय उद्यानों में अभ्यारण्यों में सोन चिड़ैया यानी सोन चिड़िया का संरक्षण किया जा रहा है। अगला है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया कि किन दो अभ्यारण्यों में खरमोर पक्षी का संरक्षण का काम चल रहा है? ये काम नहीं चल रहा है, संरक्षण का काम चल रहा है। तो खरमोर पक्षी का संरक्षण का काम चल रहा है सरदारपुर जो कि धार में स्थित है, साथ ही सेलना जो कि रतलाम में स्थित है। ये दो राष्ट्रीय अभ्यारण्य हैं जिनमें कि खरमोर पक्षी का संरक्षण का काम चल रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राष्ट्रीय उद्यान में गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान से बब्बर शेरों को लाया जाएगा? तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान ऐसा है जिसमें कि गिर से बब्बर शेरों को लाया जाएगा? तो पालनपुर कुनो अभ्यारण्य जो कि 12वां राष्ट्रीय उद्यान बना है, इसमें जो कि श्योपुर जिले में स्थित है। यहाँ पर गिर जो राष्ट्रीय उद्यान गुजरात का है, वहाँ से शेरों को यानी जो बब्बर शेर आते हैं उन्हें लाया जाएगा, लोयन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है 66। अगला प्रश्न है 66 नंबर का, मध्य प्रदेश में कौन सा एकमात्र रेप्टाइल पार्क है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन। रेप्टाइल पार्क यानी जो सरीसृप जो रेंगने वाले आते हैं जीव, उनके बारे में पूछा है। रेप्टाइल पार्क, रेप्ट से प से पन्ना, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान रेप्टाइल पार्क है। साथ ही सर्प की बात की जाए, सर्प राष्ट्रीय उद्यान तो एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है वन विहार जो कि भोपाल में मौजूद है। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति तथा जनजाति को सूचीबद्ध किया है?
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक तो संविधान का भी क्वेश्चन है और ये मध्य प्रदेश की अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित भी। तो अनुसूचित जो जाति है उन्हें 341 तथा अनुसूचित जनजाति को 342 में सूचीबद्ध किया गया है। यदि बात की जाए कि कितना परसेंटेज इन जनजातियों से भरा पड़ा है मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश का लगभग 15.6% SC यानी अनुसूचित जाति की जनसंख्या पाई जाती है। साथ ही मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की 21.1% जनसंख्या पाई जाती है। यदि बात की जाए कि सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो भील जनजाति है, जो कि मुख्यतः अलीराजपुर, झाबुआ, धार और बड़वानी जिले में पाई जाती है। और यदि समूह के रूप से देखा जाए तो गोंड ऐसी जनजाति जो कि टॉप नंबर पर आती है। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न दिया है, भगोरिया, गोल गधेड़ों तथा गंधर्व विवाह किस जनजाति की विवाह की पद्धतियां हैं? तो ये विवाह की पद्धतियां हैं भील की। भील की बात की जाए तो भिल्ल शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है कमान, जो कि धनुष होता है इनका। इनकी उपजातियों की बात की जाए तो भील, भिलाला, पटालिया और बेगास होते हैं। प्रमुख पर्व इसमें होता है भगोरिया, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जामों में पूछा जाता है, झाबुआ जिले में मनाया जाता है। साथ ही जो इनका कुल रहता है, जो इनके संबंधी रहते हैं, उन्हें फालिया कहते हैं। इनका एक फालिया रहता है जिसमें कि इनके लोग गो के घर रहते हैं। साथ ही इनके जो मकान या घर बनाए जाते हैं उन्हें कू कहते हैं। पितौरा भित्ति चित्र भीलों में बहुत ज़्यादा फेमस है। अगला प्रश्न है, दूध लौटावा, चढ़ विवाह तथा लंबसेना विवाह किस जनजाति में प्रचलित है? गोंड की फेमस विवाह की पद्धतियां हैं, जिसमें कि दूध लौटावा को तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। गोंडों में क्या होता है कि मामा और बुआ के बच्चों की शादी आपस में कर देते हैं, उसे ही दूध लौटावा विवाह कहते हैं। ये बहुत फेमस है गोंडों में। गोंड की बात की जाए तो ये मुख्यतः दक्षिण पश्चिम जिलों में पाए जाते हैं। यदि बात की जाए गोंड की, तो भोजन में ये पेंच लेना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, अर्थात मोटे अनाज को खाते हैं ये। साथ ही झूम खेती करते हैं। साथ ही दुलादेव और बुढ़ादेव इनके प्रमुख देवता हैं। त्योहारों की बात की जाए तो इनमें कोहटूल, जवारा, मड़े और बाड़ा इनके त्यौहार हैं। उपजातियों की बात की जाए तो उपजातियों से भी क्वेश्चन बहुत बार बनता है इनसे। तो गोंड की उपजातियां हैं ओझा, जो कि तांत्रिक का काम करते हैं, कोला भूतिश, जो कि नाचने गाने का काम करते हैं, अगरिया, जो कि आग का काम करते हैं, प्रधान जो पुजारी होते हैं, तथा सोलाहस, जो कि बढ़ई यानी कारपेंटर का काम करते हैं। यदि इनके नाच की बात की जाए, नृत्य जो करते हैं, डांस, उसकी बात की जाए तो कर्मा, सेला, सुआ, रीना, टीना और गोंडी गोचों, ये इसके मुख्यतः नृत्य हैं जो कि एग्जामों में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, 70 नाहर, कटमेना, रायमेना, बिंजवार, नरोतिया, भरोतिया किस जनजाति की उपजातियां हैं? तो नाहर, कटमेना, रायमेना, बिंजवार, साथ ही नरोतिया, भरोतिया ये है बेगा की जनजातियां। और अगरिया किसकी है? तो गोंड की है। बेगा की बात की जाए तो ये मुख्यतः मंडला, डिंडोरी और बालाघाट जिलों में पाए जाते हैं। इनके प्रमुख देवता की बात की जाए तो बूढ़ा देव इनके मुख्य देवता है। साथ में ठाकुर देव तथा ठकुराइन देवी, साथ ही दुला देव इनके मुख्य देवता हैं। साथ ही 5 पंच होते हैं इनमें। 5 पंचों का संबंध किनसे है, ऐसा पूछा जा सकता है तो बेगा से। इनमें 5 पंच जो होते हैं, मुकदम होते हैं, दीवान होते हैं, सम्रत होते हैं, दवार होते हैं, कोटवार होता है। यदि इनके नृत्य की बात की जाए तो वैसे ही गोंड से संबंधित नृत्य भी इसमें होते हैं, जो कि बेगा के होते हैं। कर्मा, सेला, सुआ, प्रधान, बिल्मा, बलमा ये इनके नृत्य हैं। साथ ही बेगा, भारिया और सहरिया इन 3 जनजातियों को केंद्र सरकार द्वारा एक विशेष पिछड़ी जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं कि जो गोंड होते हैं, जो बेगा होते हैं, वो अधिक गुदना प्रिय होती हैं। इनकी महिलाएं गुदवाना, इन्हें बहुत ज़्यादा टैटू बनवाना इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद होता है। साथ ही बेगा नामक पुस्तक की बात की जाए तो वेरियर एल्विन ने इन पर एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है बेगा, द बेगाज। यदि बात की जाए तो इन्हें केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है 71, मध्य प्रदेश की किन जनजातियों को केंद्र सरकार ने विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया है? तो विशेष पिछड़ी जनजाति है, कौन सी जनजाति है? जो कि मंडला में रहती है, बेगा। बेगा जो कि मंडला के पातालकोट के भारिया तथा सहरिया को विशेष पिछड़ी जनजाति में मान्यता प्राप्त है केंद्र और राज्य सरकार से। यदि बात की जाए कि सहरिया कहाँ रहते हैं, तो सहरिया मुख्यतः चंबल और ग्वालियर संभाग में रहते हैं। साथ ही शिवपुरी और शहडोल में भी इनकी जनसंख्या पाई जाती है। सहरिया की जो रहने का स्थान होता है उसे सहराना कहते हैं। जो बसाहट होता है
उसे सहराना कहते हैं, और भिलोके को कू कहते हैं। अगला है 72 क्वेश्चन, किस जनजाति की पंचायत को गोहिया कहा जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो कोल जो होते हैं, कोल जनजाति उसी जनजाति में होती है, उनकी पंचायत को गोहिया कहते हैं, जो कि न्याय का काम करते हैं। बहुविवाह की प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? तो कोल वो जनजाति है जिसमें कि बहुविवाह प्रथा प्रचलित है। साथ ही उत्तर पूर्वी जिले में ये पाए जाते हैं। उत्तर पूर्वी की बात की जाए तो उत्तर पूर्वी में जो कि उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है उस एरिया में पाए जाते हैं अधिकतर। इनके देवताओं की बात की जाए तो भीमदेव इनमें मुख्यतः देव माने जाते हैं। साथ ही ठाकुर देव, ठकुराइन देव, शारदा माता, साथ ही सूर्य देव। अगला प्रश्न दिया है, अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध नृत्य खम्बश्वांग किस जनजाति से संबंधित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कोरकू से संबंधित है खम्बश्वांग। साथ ही ये दक्षिण के जिलों में पाए जाते हैं, ज़्यादातर मात्रा में होशंगाबाद, बैतूल और छिंदवाड़ा में पाए जाते हैं। विवाह की बात की जाए तो लमझना विवाह, राजीबाजी तथा हट विवाह इनमें फेमस है। साथ ही विधवा विवाह भी इसमें किया जाता है। देवताओं की बात की जाए तो इनके मुख्य देवता है मुर्दादेव, डोंगरदेव और मेघनाथ। अगला देखते हैं 74, विश्व में कंघी के आविष्कारक किस जनजाति को माना जाता है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बंजारा जो जनजाति है जो कि नाचने गाने का काम करती है बंजारा, तो निमाड़ और मालवा क्षेत्र में पाए जाते हैं तथा अधिक श्रृंगार प्रिय होते हैं ये जनजाति। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न दिया है कि लोहासुर किस जनजाति के देवता हैं? तो लोहासुर जनजाति है अगरिया जो कि आग का काम करते हैं, उनका जो प्रमुख देवता है तो वो है लोहासुर। साथ ही काली मुर्गी की भेंट चढ़ाते हैं और साथ ही सुअर का मांस खाना अधिक पसंद करते हैं। कौन सी जनजाति? अगरिया, जो कि उप शाखा अर्थात उप जनजाति है किनके? गोंडों की। यदि बात की जाए 28 मई 1951 को बांधवगढ़ के जंगलों में रीवा के तात्कालिक राजा जो थे महाराज मार्तंड सिंह ने जो सफ़ेद बाघ पकड़ा था उसका क्या नाम था? तो लगभग 1969 में 1954-55 में इस बाघ को पकड़ा था किसने? महाराज मार्तंड सिंह ने, जिसका नाम था मोहन, और इसकी लगभग 1969 में मृत्यु हो गई थी। सबसे पहले सफ़ेद बाघ को किसने देखा था? तो 1914-15 में रीवा के जो तात्कालिक राजा थे राजा वेंकटरमन, इन्होंने देखा था। रीवा में देखा गया था सबसे पहले सफ़ेद बाघ। सर्वाधिक बाघों का शिकार किया था इन्होंने वेंकटरमन ने। कितने बाघ मार दिए थे? 111 बाघ, 111 बाघ मारे थे इन्होंने। अगला है मुन्ना बाघ, जिसके सिर पर प्राकृतिक रूप से केट और पीएम लिखा हुआ है, अर्थात CAT और PM लिखा हुआ है सिर पर, किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? अर्थात किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? इसका संबंध किससे है? तो ये है कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित। साथ ही इसमें एक बाघिन है जिसने रिकॉर्ड बनाया है नेशनल जियोग्राफिका मैगजीन में सर्वाधिक फोटो खिंचवाने का। उसका नाम क्या है? तो बाघिन है जिसका नाम है सीता बाघिन ने सबसे ज़्यादा सर्वाधिक फोटो खिंचाने का रिकॉर्ड बनाया है। अगला प्रश्न दिया है, अगला प्रश्न है सबसे पहले सफ़ेद बाघ कब और कहाँ और किसने देखा था? तो 1915-16 में रीवा के तात्कालिक राजा थे वेंकटरमन। यह अभी बता दिया है आपको मैंने कि वेंकटरमन जो राजा थे उन्होंने देखा था सबसे पहले बाघ। किन्होंने देखा था? वेंकटरमन ने। अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न दिया है, अगला प्रश्न है 79 क्रम का अगला है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादित फसल गेहूं किस जिले में अधिक उत्पादित की जाती है? होशंगाबाद जिले में सर्वाधिक गेहूं तथा मालवा जिले में जो कि इंदौर उज्जैन पड़ते हैं उसमें सोयाबीन अधिक मात्रा में उत्पादित किया जाता है। यदि बात की जाए तो भारत में नंबर टॉप पर आता है हमारा मध्य प्रदेश सोयाबीन के उत्पादन में। साथ ही गेहूं में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। चना, दलहन और सोयाबीन में टॉप पर आता है मध्य प्रदेश। अगला है एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र कारखाना जो है किस जिले में लगाया गया है? तो ये लगाया गया है उज्जैन जिले में। बहुत बार पूछा गया है, एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र है जो कि कहाँ? उज्जैन में लगाया गया है। अनुसंधान केंद्र यानी रिसर्च सेंटर की बात की जाए तो इंदौर में है। साथ ही गेहूं अनुसंधान केंद्र की बात की जाए तो गेहूं अनुसंधान केंद्र गेहूं अधिकतर कहाँ उत्पादित किए जाते हैं? तो होशंगाबाद जिला जो है सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादित जिला है। आगे बात करें मक्का और गेहूं दोनों का जो अनुसंधान केंद्र है तो वो खमरिया जबलपुर में।
आगे और दिए हैं अनुसंधान, जिसमें दिया है केला अनुसंधान, क्योंकि बुरहानपुर में ज़्यादातर केला उत्पादित किया जाता है। धान अनुसंधान केंद्र बड़वानी में, साथ ही कपास अनुसंधान खरगोन में स्थित है। अंगूर की बात की जाए तो रतलाम में। अगला प्रश्न है 81, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कृषि जोन किस जिले में स्थित है? सर्वाधिक कृषि जोन है हरदा और न्यूनतम कृषि जोन है डिंडोरी। सफेद सोने की बात की जाए तो सफेद सोना अर्थात कपास खरगोन और खंडवा जिले में अधिक उत्पादित किया जाता है। गांजा खंडवा, गंजड़ियों का स्वर्ग कहा जाता है। अफीम उत्पादित मंदसौर एकमात्र जहां पर स्लेट भी उत्पादन किया जाता है। यदि बात की जाए चावल उत्पादित बालाघाट, बालाघाट में सर्वाधिक चावल का उत्पादन किया जाता है। मक्का उत्पादन छिंदवाड़ा, साथ ही चना उत्पादन सागर जिला है। सोयाबीन उत्पादित जो जिला है, सोयाबीन उत्पादित जिला है उज्जैन। शहद उत्पादित मुरैना है, साथ ही आंवला। यदि अगले प्रश्न की बात की जाए भोपाल शुगर मिल कहाँ पर स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भोपाल। यदि आपको भोपाल ऑब्जेक्टिव में दिया जाए तो आप भोपाल लगाओगे, पर इसका उत्तर होगा सीहोर। सीहोर जिले में स्थित है भोपाल शुगर मिल। इसके अलावा भी 3 शुगर मिल स्थित है जिनके बारे में पूछा जाता है। डबरा शुगर मिल डबरा में, जिवाजीराव शुगर मिल जो कि दालोद मंदसौर में स्थित है। साथ ही जावरा शुगर मिल जो है सारंगपुर में स्थित है। जावरा सारंगपुर। अगला प्रश्न है 82, मध्य प्रदेश के किन फसलों के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान पर आता है? तो जो मध्य प्रदेश है किन फसलों के उत्पादन में टॉप पर आता है? तो दलहन, तिलहन, चना और सोयाबीन अभी बताया था मैंने आपको। गेहूं और धनिया, मटर में और साथ ही प्याज में दूसरा स्थान प्राप्त किया है मध्य प्रदेश ने। अगला प्रश्न है 83, मध्य प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की है? जलवायु से संबंधित प्रश्न भी एक पूछा जाएगा। तो मध्य प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय साथ ही मानसूनी जलवायु पाई जाती है। यदि मध्य प्रदेश में ऋतु वेधशाला की बात की जाए तो इंदौर में स्थित है और आधुनिक जो वेधशाला बनी है अभी उज्जैन को बनाया गया है। साथ ही मौसम संबंधित जानकारी कहाँ से मिलती है? तो भोपाल से मिलती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि 84, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में सर्वाधिक तापमान होता है? तो कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर सूरज की रोशनी अधिक पाई जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा ताप होता है, अधिक टेम्परेचर हाई जाता है यहाँ पर? तो गंज बासोदा 1995 में, साथ ही 2008 और 2012 में खजुराहो और बड़वानी को नंबर टॉप पर रखा गया है। ओवरऑल बात की जाए तो सर्वाधिक वर्षा होती है पंचमढ़ी में 199 सेंटीमीटर और न्यूनतम वर्षा भिंड में 55 सेंटीमीटर तक होती है। यदि पूर्वी क्षेत्र की बात की जाए तो पूर्वी क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है 144 सेंटीमीटर और पश्चिम में न्यूनतम वर्षा होती है 75 सेंटीमीटर। मध्य प्रदेश की ओवरऑल यदि औसत वर्षा की बात की जाए तो 125 सेंटीमीटर की औसत वर्षा होती है। अगला प्रश्न है 85, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? तो होशंगाबाद सर्वाधिक सिंचित या सिंचाई वाला जिला है। न्यूनतम की बात की जाए तो न्यूनतम में डिंडोरी आता है। शुद्ध संचित जिला दतिया और मंडला है। कुओं से बात की जाए कि कुओं से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ से की जाती है? जैसे बात की जाए मध्य प्रदेश में तो नल और कुओं से सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। नलकूप और कुओं से अधिकतर इंदौर जिले में और नलकूप से मंदसौर में। साथ ही नारों से ग्वालियर, टीकमगढ़ और होशंगाबाद में सिंचाई की जाती है। तालाब में मंदसौर, बालाघाट और सिवनी में सिंचाई की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं 86, मध्य प्रदेश का सबसे पुराना बांध कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया एग्जामों में। पगारा बांध जो कि 1927 में बना था, ये ही मध्य प्रदेश का सबसे पुराना बांध है। इसके बाद यदि बात की जाए जल संसाधन विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो 1956 में हुई। सिंचाई उद्भावना विकास की तो 1976 में, और नर्मदा नियंत्रण बोर्ड जो कि प्राधिकरण बना तो वो बना था 1980 में। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन है? तो भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें सर्वाधिक मात्रा में वन पाए जाते हैं? तो सर्वाधिक क्षेत्रफल पर वन पाने वाला राज्य है जो कि मध्य प्रदेश है, जहां पर लगभग 25.11% वन पाए जाते हैं। साथ ही यदि बात की जाए क्षेत्रफल की तो 77,414 वर्ग किलोमीटर में अधिकतर वन पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। घनत्व की बात की जाए तो घनत्व में मिजोरम राज्य है वो टॉप पर आता है। पहली बार वन नीति कब आई थी? तो पहली बार वन नीति आई थी 1952 में। साथ ही वनों का राष्ट्रीयकरण कब किया था? तो मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जिसने सबसे पहले राष्ट्रीयकरण कर लिया था वनों का, 1964 में राष्ट्रीयकरण कर लिया था। यदि राष्ट्रीयकरण भारत की बात की जाए तो 1970 में हुआ था। वनों का राष्ट्रीयकरण वर्ष 1970। यदि जीव संरक्षण अधिनियम की बात की जाए तो भारत में बात की जाए तो 1972 में। मध्य प्रदेश जीव संरक्षण अधिनियम
1973 में पारित हुआ था और 74 में लागू हुआ था। साथ ही मध्य प्रदेश विकास निगम की बात की जाए तो मध्य प्रदेश विकास निगम 1975 में स्थापित किया गया था। साथ ही मध्य प्रदेश में खेल नीति भी 1975 में आई थी। मध्य प्रदेश सामाजिक वानिकी योजना 1976 में आई थी। यदि वन राजकीय विद्यालय की बात की जाए तो बालाघाट में वन सबसे अधिक पाए जाते हैं, बालाघाट और छिंदवाड़ा में, और इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं वन अधिकतर, और वन राजकीय विद्यालय भी यहीं पर स्थित है। अगला है वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर में स्थित है। कहाँ है? वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर में स्थित है। याद रखिएगा, जबलपुर में वन अनुसंधान संस्थान स्थित है, मतलब रिसर्च सेंटर जबलपुर में। और प्रबंधन यानी मैनेजमेंट का काम किया जाता है भोपाल से। ये दो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, तो इन्हें ध्यान से देख लीजिए कि अनुसंधान किया जाता है जबलपुर में और प्रबंध किया जाता है भोपाल में। अगला प्रश्न दिया है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक आरक्षित वनों के कितने प्रतिशत है। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक आरक्षित वन यदि बात की जाए तो खंडवा में 65.36%, और संरक्षित वनों की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में संरक्षित वन है 32.84, जो कि छतरपुर टॉप पर आता है संरक्षित, और आरक्षित में छतरपुर टॉप पर आएगा और न्यूनतम में खंडवा न्यूनतम पे आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सर्वाधिक वन सागौन के पाए जाते हैं, जो कि जबलपुर में स्थित है। साल वन बालाघाट में पाए जाते हैं। सर्वाधिक यदि ओवरऑल मध्य प्रदेश की बात की जाए कि जंगलों में सबसे ज़्यादा पेड़ कौन से पाए जाते हैं, तो सागौन ही नंबर टॉप पर आता है, उसके बाद साल के वृक्ष पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में प्रथम खनिज विकास निगम की स्थापना कब की गई थी। तो खनिज विकास निगम की स्थापना की गई थी 1962 में। नहीं, प्रथम खनिज विकास निगम की स्थापना की गई थी, तो स्थापना की गई थी 1962 में। साथ ही राष्ट्रीय खनिज विकास निगम राष्ट्रीय स्तर पर 10 साल बाद यानी 1972 में आई थी। मध्य प्रदेश में प्रथम खनिज नीति कब आई थी। तो प्रथम खनिज नीति जो कि खनिजों के विकास और खनन के लिए बनी थी 1995 में। साथ ही मध्य प्रदेश में गौण खनिज नीति भी 2004 में स्टेब्लिश हुई। यदि बात की जाए एशिया की, तो एशिया की सबसे बड़ी खुले मुंह की मैग्नीज की खदान भारवेली कहाँ पर स्थित है। तो भारवेली की खदान है मध्य प्रदेश के बालाघाट में स्थित है, जो कि मैग्नीज मध्य प्रदेश में मैग्नीज की सबसे बड़ी खुले मुंह की, एशिया की सबसे बड़ी खुले मुंह की खदान पाई जाती है। साथ ही यदि बात की जाए कि मध्य प्रदेश के बालाघाट में स्थित है और मैग्नीज उत्पादन में मध्य प्रदेश टॉप पर आता है। साथ ही धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है मैग्नीज। अयस्क की बात की जाए तो अयस्क इनके मुख्य दो अयस्क के रूप में पाया जाता है, साइलोमेलिन और ब्रोनाइट। भंडारण की बात की जाए तो भंडारण में उड़ीसा नंबर टॉप पर आता है, किसके? मैग्नीज के। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है तांबा के उत्पादन में भारत का कौन सा प्रदेश प्रथम स्थान पर आता है। तो जो तांबा होता है, तांबे में मध्य प्रदेश की मलाजखंड और बालाघाट में जो स्थित है मलाजखंड की खदानें फेमस है तांबे के लिए, और तांबा सबसे ज़्यादा उत्पादित जिला है मध्य प्रदेश का मलाजखंड बालाघाट, और राज्य भी मध्य प्रदेश टॉप पर आता है ओवरऑल इंडिया में। साथ ही सलीमनाबाद में भी इसकी एक खदान है जो कि जबलपुर में स्थित है। भंडारण की बात की जाए तो भंडारण में राजस्थान टॉप पर आता है तांबा में। किस क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है तांबा। अगला है मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सीडेटाइट, लिमोनाइट किस धातु के अयस्क है। ये चार अयस्क है, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सीडेलाइट, साथ ही लिमोनाइट। तो ये चारों की चारों अयस्क है लोहे के। लोहे में वैसे चौथे पाँचवें नंबर पर आता है मध्य प्रदेश ओवरऑल इंडिया में। मलाजखंड में इनकी जो कि सलीमनाबाद है, ये लोहे खनिज की खदान है। साथ ही प्रथम की बात की जाए तो प्रथम पर आता है लोहे उत्पादन में उड़ीसा। साथ ही भंडारण में कर्नाटक टॉप पर आता है। पांचवा स्थान प्राप्त किया है मध्य प्रदेश ने। याद रखिएगा कि पांचवें स्थान पर कौन आता है, मध्य प्रदेश, लोहे उत्पादन में, और मैग्नीज तांबे में नंबर टॉप पे। अगला प्रश्न दिया है बॉक्साइट किसका अयस्क है। तो बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है जो कि मध्य प्रदेश के जबलपुर में पाया जाता है। साथ ही बॉक्साइट उत्पादन में मध्य प्रदेश टॉप 4th स्थान पर आता है, टॉप में उड़ीसा का नाम आता है। अगला बात की जाए तो आग्नेय चट्टानों में पाया जाता है बॉक्साइट। बिटुमिनस किसका अयस्क है। तो बिटुमिनस एंथ्रेसाइट कोयले का अयस्क है जो कि मध्य प्रदेश में गोंडवाना क्षेत्र में पाया जाता है, गोंडवाना चट्टानों में। कोयले की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में गोंडवाना, बालाघाट में अधिकतर इसकी, साथ ही छिंदवाड़ा की विंध्य सिंगरौली में सबसे मोटी जो कि खदान है, सबसे मोटी परत वाली खदान है सिंगरौली में, और सोहागपुर में सबसे बड़ी खान है कोयले की।
जहाँ पर बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है। साथ ही उमरिया जो जिला है इसमें सबसे छोटी खान है। साथ ही जोइला, सतपुड़ा में कन्नन घाटी, पेज घाटी, शाहपुर, तवापेटी और मोहापानी, इनमें भी खदानें हैं कोयले की। अगला प्रश्न दिया है कि 96 मध्य प्रदेश में हीरा खदानें कहाँ पर स्थित है। तो हीरा खदानें जो कि हिनोता पन्ना में स्थित है, साथ ही मझगवा सतना में और अंगोरा में स्थित है छतरपुर में। टंगस्टन की बात की जाए तो टंगस्टन का उत्पादन आगरगांव होशंगाबाद से होता है। अगली मेन जो खदानें उनको भी इसमें शामिल किया गया। अभ्रक की खदानें कहाँ पर स्थित है। अभ्रक बालाघाट में, छिंदवाड़ा और ग्वालियर में। चूना पत्थर कटनी और जबलपुर और सतना, कटनी को तो वैसे ही चूना नगरी के नाम से जाना जाता है। ग्रेफाइट की बात की जाए जिसे काला शीशा भी कहा जाता है, तो काला शीशा बैतूल में पाया जाता है ग्रेफाइट। यदि बात की जाए चीनी मिट्टी की तो ग्वालियर में स्थित है चीनी मिट्टी। अगला है गेरू या फेरिक ऑक्साइड, सतना और पन्ना में पाया जाता है। सुरमा जब लगाएंगे तो खूबसूरत दिखेंगे, जबलपुर। और टीन, अबे तू टीन, बैतूल। रो फॉस्फेट, अबे जाब है। रो फॉस्फेट मतलब फाइट करना, तो हम बोलेंगे अबे जाब है, अपना काम कर, झाबुआ। एबेस्टम, अबे जाब है, एबेस्टम भी झाबुआ में। डोलामाइट, झाबुआ। यूरेनियम, यूरिन पास करना हो तो यूँ करते हैं तो सडोल। स्लेट में मंसूर आपको बता दिया है पिछली वीडियो में भी। अगला प्रश्न है मोती महल, महलों से क्वेश्चन बनते हैं। तो मोती महल, जय विलास तथा मान मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो ये तीनों की तीनों ग्वालियर में स्थित है। साथ ही ग्वालियर का किले का निर्माण किसने करवाया था। तो राजा सूरज सेन ने 525 ईस्वी में करवाया था। साथ ही बादल महल, गुजरी महल और सास बहू मंदिर, इनका निर्माण यदि बात की जाए तो गुजरी महल का तो मानसिंह ने करवाया था अपनी पत्नी मृगनयनी के लिए। तेली का मंदिर एकमात्र द्रविड़ शैली पर बना हुआ ग्वालियर में स्थित मंदिर है। मान मंदिर तथा गुजरी महल किसने बनवाया था। राजा मानसिंह ने मृगनयनी के लिए 1922 में गुजरी महल को एक संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया गया। साथ ही ग्वालियर का किला 525 में सूरज सेन ने बनवाया था। जिब्राल्टर ऑफ इंडिया सिरमौर कहा जाता है महलों का, यह किलों का सिरमौर भी कहा जाता है, जिब्राल्टर ऑफ इंडिया। धार के किले का निर्माण किसने करवाया था। तो बिन धार का हथियार पसंद नहीं मुझे। 1344 में मोहम्मद बिन धार। 1732 में मराठा पवार नरेश के अधिपत्य हो गया था धार का किला। साथ ही जो 6वीं कालिका जी का मंदिर है ये भी यही है। अब्दुल शाह का मकबरा भी इसी धार के किले में स्थित है। साथ ही खरबूजा महल, धार के किले में पेशवा बाजीराव का जन्म हुआ था। साथ ही मृत्यु की बात की जाए तो जो पेशवा बाजीराव थे, बाजीराव मस्तानी वाले, और रावरखेड़ी नर्मदा किनारे इनकी मृत्यु हो गई थी और यहीं पर इनका मकबरा या समाधि स्थल भी बनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 101। तो ये अगले प्रश्न को अगले वीडियो में हम कवर अप करेंगे और लगभग हमने 50 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद। इसके बाद 2 और वीडियो आएंगे जिसमें 50-50 क्वेश्चन करवाएंगे। लगभग 4 वीडियो में पूरा MPGK खत्म हो जाएगा। तो यदि आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।